वेलकम टू द चैनल बच्चों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे विदेशी विनिमय दर के निर्धारण को। और जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लोचशील विनिमय दर के निर्धारण को। तो सभी देश एक दूसरे के साथ जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं बच्चों, तो एक दूसरे को भुगतान करने के लिए, एक दूसरे से प्राप्तियां प्राप्त करने के लिए उन्हें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती ही है। और इसी से उत्पन्न होता है विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति। तो चलिए पहले हम ये समझते हैं कि विदेशी विनिमय की मांग क्यों की जाती है, क्या कारण होते हैं। तो पहला, अगर आपने विदेशों से वस्तु और सेवाओं का आयात किया है तो जी हाँ, भुगतान तो आपको उनकी मुद्रा में ही न करना होगा, तो इसलिए आपको जरूरी है विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। अगर विदेशों में किसी को भेंट या उपहार देना चाहते हैं तो बिल्कुल इस योजना में भी तो आपको उसी देश की मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सट्टा लगाना चाहते हैं तो जी हाँ, अगर आप अमेरिकी डॉलर पे सट्टा लगाना चाहते हैं तो चाहिए क्या आपको, अमेरिकी डॉलर ही ना। और अगर आप बड़े व्यापारी हैं और कोई इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय सौदा करना चाहते हैं, या हमारा देश किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौदा करता है, तो उसे उसकी मुद्रा में ही तो भुगतान करता है। चलिए अब सोचिए जरा कि राफेल का भुगतान कौन सी मुद्रा में किया गया होगा। अब यहाँ इस चित्र के माध्यम से मैं आपको मांग बता दूं विदेशी विनिमय की। देखिए, ओ एक्स अक्ष पर मैंने फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिमांड को दिखाया है, और यहाँ पर मैंने प्राइस को बताया है। यहाँ एक बात आपको देखनी है कि जैसे ही विदेशी मुद्रा की मांग घट जाती है, सबसे स्टार्टिंग में ये आर के बराबर है, और जैसे ही विदेशी मुद्रा की मांग रेट जो है वो घट जाता है तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, और जैसे ही विदेशी मुद्रा का रेट बढ़ जाता है तो इसकी मांग कम होकर Q2 हो जाती है। तो इस चित्र के माध्यम से आप मांग वक्र बना सकते हैं विदेशी मुद्रा का। अब बात कर लेते हैं हम विदेशी विनिमय की पूर्ति की। तो आखिर ये विदेशी विनिमय की पूर्ति होती कौन कौन से सोर्सेज से है। तो विदेशी विनिमय की पूर्ति करने का पहला सोर्स है आपके द्वारा विदेशों को वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करना। जब आप वस्तु और सेवाओं का निर्यात करेंगे बच्चों, तो आपको भी तो उसके बदले भुगतान प्राप्त होगा। अगर हमारे देश में विदेशी निवेश करते हैं तो उनको भी अपने नोट को हमारे नोट में तो बदलना पड़ेगा, तो इस तरीके से होगी विदेशी विनिमय की पूर्ति। और अगर हमें विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति गिफ्ट देता है, हमारी सरकार को देता है, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो गिफ्ट मिलते हैं 25,000 से ऊपर के सारे गिफ्ट देश के माने जाते हैं बच्चों, तो उसके लिए भी अगर वो भुगतान करता है तो भी तो हमें मिलेगी विदेशी मुद्रा। और ठीक वैसे ही अगर हम भी विदेशी मुद्रा पे सट्टा लगाने के, हमारे देश की मुद्रा पे सट्टा लगाने के लोग इच्छुक हैं, तो भी हमें प्राप्त होगी विदेशी मुद्रा। और अंतर्राष्ट्रीय सौदे, अगर लोग हमसे कुछ खरीदते हैं तो डेफिनेटली, अभी देखिए वैक्सीनेशन खरीदने वाले हैं लोग, तो उससे भी तो हमको मिलेगी ना विदेशी मुद्रा। तो इस तरीके से विदेशी मुद्रा की हो जाएगी पूर्ति। और हम सभी जानते हैं कि पूर्ति वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ ही होता है। यहाँ आप देख लीजिए कि प्रारंभिक में अगर उस फॉरेन एक्सचेंज का रेट R था, तो जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़कर R2 हुआ, वैसे ही हमने उसकी पूर्ति भी बढ़ा दी, और जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हुआ, पूर्ति को कम कर दिया है। तो इस चित्र से आप उसे बता सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि इन दोनों में संतुलन कहाँ पे होगा। तो जी हाँ, संतुलन तो वही होगा जहाँ पे मांग और वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटेंगे, और जहां पर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये रहा आपका संतुलन का वक्र। अब यहाँ पे कंडीशन देख लीजिए कि यहाँ पे संतुलन इस ई बिंदु पर निर्धारित हो रहा है, लेकिन अगर आप इसे देखें कि एक्सचेंज रेट जब बढ़ जाती है तो उस समय एक्सेस सप्लाई की कंडीशन, अतिरिक्त पूर्ति की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि रेट बढ़ी है बच्चों, तो हर कोई चाहेगा कि वो मुद्रा उसके पास रहे। और जैसे ही एक्सचेंज रेट कम हो जाती है, जैसे अमेरिका के साथ हमारा जो व्यापार हो रहा है उसकी एक्सचेंज रेट कम हो जाए, तो हम तो रखना चाहेंगे ना भाई डॉलर को,
तो हमने क्या कर दिया, एक्सेस डिमांड। तो इस तरह अतिरिक्त पूर्ति और मांग की कंडीशन भी यहाँ पर बनी रहती है। अब इस मांग और पूर्ति में असंतुलन भी होता है, और जी हाँ, ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है कि मांग और पूर्ति में जब एक्सचेंज रेट जो है उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर विदेशी मुद्रा की मांग, या मैं कहूँ विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति में असंतुलन हो जाए तो याद रखिए, ये जो असंतुलन होता है ये सिर्फ और सिर्फ दो तरह का होता है। जैसे एक कंडीशन होती है मांग आधिक्य की, जब विदेशी विनिमय दर घटकर OR2 हो गई, उस चित्र को आप याद कीजिए, OR2 हो गई तो डॉलर की मांग उसकी पूर्ति की तुलना में अधिक हो गई है बच्चों, CD के बराबर, और जिसके कारण OR2 से जो मांग है वो बढ़कर फिर से OR हो जाएगी। इस प्रकार संतुलन दर हमेशा विदेशी विनिमय की मांग तथा आपूर्ति की समानता द्वारा निर्धारित होता है। जब भी वो बढ़ता है बच्चों, तो बढ़ने के बाद धीरे धीरे संतुलन करते हुए वो वापस संतुलन की स्थिति में आ जाता है। ठीक वैसे ही देख लीजिए कि अगर पूर्ति ज्यादा हो जाए, विदेशी विनिमय दर संतुलन दर से जो है वो अधिक होके OR1 हो जाती है, तो डॉलर की पूर्ति की मांग की तुलना में अधिक हो जाएगी। तो जब डॉलर की पूर्ति अधिक हो जाएगी तो धीरे धीरे कुछ समय बाद उस पूर्ति को रोक दिया जाएगा, जिसके कारण विनिमय दर फिर से घटकर OR हो जाएगी। याद रखिए, मांग अधिक होने की कंडीशन में हम पूर्ति को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और मांग कम होने की कंडीशन में हम पूर्ति को, या पूर्ति अधिक होने की कंडीशन में थोड़ा सा हम पूर्ति को रोक देते हैं बच्चों। तो ठीक इससे फिर से विनिमय दर समायोजित हो जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन से क्या समझते हैं। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछता है कि विनिमय दर पर मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास एवं मुद्रा के अवमूल्यन से क्या तात्पर्य है। देखिए, एक ही प्रश्न को पूछने के इतने सारे तरीके हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है कि विनिमय का जब निर्धारण ही विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, तो मांग और पूर्ति का कोई भी परिवर्तन बच्चों विनिमय दर में भी परिवर्तन ला देता है। अब बात कर लेते हैं हम घरेलू मुद्रा के मूल्य ह्रास की। कब होगा हमारी मुद्रा का मूल्य ह्रास? तो वो तब होगा जब विदेशी विनिमय की मांग में वृद्धि हो जाएगी और मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगा, जिसके कारण विनिमय दर जो है वो बढ़ जाएगी और घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास हो जाएगा। अब एक करंट एग्जाम्पल से, इस चित्र से भी पहले अगर मैं करंट एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश करूं, तो आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पर लोगों ने बहुत सारी चीजें विदेशों से मंगा ली हैं। अब चूंकि विदेशों से मंगा ली हैं, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा उनको भुगतान उनकी मुद्रा में करना पड़ रहा है। इसकी वजह से उनकी मुद्रा की मांग बढ़ गई है। उनके मुद्रा की मांग चूंकि बढ़ गई है, तो विनिमय दर भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो उस बढ़े हुए के आगे अपने देश के रुपए का वैल्यू तो कम हो गया ना जी। तो जी हाँ, जब इस तरह की कंडीशन होती है तो इसे ही हम कहते हैं घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास। और याद रखिएगा, जब कभी ऐसा होता है तो इसका असर यही पड़ता है कि विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फायदा दूसरे देश को पहुंचता है और अपने देश की मुद्रा का मूल्य घट जाता है। और इसे ही मैंने यहाँ पर चित्र से बताया है कि आप देखिए, पहले जो विदेशी विनिमय का मांग वक्र था वो DD था, और अब चूंकि लोगों ने इतना अधिक आयात कर लिया है और पैसे का भुगतान करना है, तो अब वो मांग वक्र बढ़कर D1 हो गया, और यही कंडीशन के कारण हमारे देश की मुद्रा का हो गया है मूल्य ह्रास। अब देखते हैं कि कब हमारे देश की मुद्रा जो है उसका अधिमूल्यन होगा, कब उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो जी हाँ, यदि विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि हो जाए बच्चों, और पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाए, तो उसके कारण विनिमय दर कम हो जाएगी और घरेलू मुद्रा का हो जाएगा अधिमूल्यन। अब इसे भी एक उदाहरण से आप समझिए। ऐसा हुआ कि विदेशियों को हमारी कोई चीज पसंद आ गई और उन्होंने हमारे यहाँ से ऑर्डर काफी कर लिया। और अभी बात करूं तो कोरोना वैक्सीन की मान लीजिए, उन्होंने बहुत अधिक ऑर्डर हमारे यहाँ से कर लिया। तो जब वो
हमारे यहाँ से ऑर्डर करेंगे तो हमारी मुद्रा में भुगतान करेंगे ना, तो पूरी दुनिया में भारत के रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये है हमारा घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन। तो ये तभी होगा बच्चों जबकि पूर्ति बढ़े, और पूर्ति तभी बढ़ेगी बच्चों जबकि हमारा निर्यात बढ़े। तो इस तरीके से घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन हो जाता है। तो आपको दो बातें याद रखनी है। अगर घरेलू मुद्रा का ह्रास हो रहा है तो मांग वक्र एक नया मिलेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है बच्चों, अधिमूल्यन हो रहा है, तो याद रखिएगा पूर्ति का वक्र बढ़ेगा, जो यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ये जो एस वक्र है ये पहले का वक्र है, लेकिन अभी कोरोना वैक्सीन के कारण, जी हाँ ये उदाहरण याद रखिएगा, हमारे देश की मुद्रा का वैल्यू बढ़ गया और पूर्ति हमारे देश की मुद्रा की बढ़ गई, वो बढ़कर हो गई S1 और विनिमय दर हमारे लिए हो गई कम। जी हाँ, R1 से घटकर विनिमय दर हो गई R, तो हो गया ना हमारा वैल्यू ज्यादा। जी हाँ, हमारी मुद्रा का मूल्य ज्यादा, और इस तरीके से हम कहते हैं इसे अधिमूल्यन की कंडीशन। अब हम बात कर लेते हैं कि विनिमय दर की वर्तमान में कौन कौन सी प्रणालियां प्रचलित हैं बच्चों। तो विनिमय दर की वर्तमान में जो प्रणालियां प्रचलित हैं स्थिर विनिमय दर और लोचशील विनिमय दर के लिए, तो उसमें यहाँ पर 3 तरह की प्रणालियां प्रचलित हैं बच्चों। एक है विस्तृत सीमा पट्टी जिसे वाइडर बैंड्स कहा जाता है, एक है क्रॉलिंग पैग जिसे चलित सीमा बंद कहा जाता है, और तीसरी है फ्लोटिंग मैनेज्ड फ्लोटिंग प्रबंधित तरणशीलता जो है इसे बताया जाता है। चलिए अब विस्तृत सीमा पट्टी को समझिए। विस्तृत सीमा पट्टी उस प्रणाली को कहते हैं जो स्थिर विनिमय दर में परिवर्तन की अनुमति देती है। मतलब एक बैंड है बच्चों की इतने से इतना ही बढ़ा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में मुद्राओं की क्षमता के बीच 10% तक की कमी या वृद्धि करने की छूट रहती है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दे रही हूँ कि अगर 1 पौंड बराबर है 80 भारतीय रुपए के, तो ये स्थिर विनिमय दर है, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम 10% की उसमें वृद्धि या कमी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1:88 भी हो सकता है, मतलब कि हमको 1 पौंड के बदले 88 रुपये भी देने पड़ सकते हैं, और अगर विनिमय दर कम हुई तो हमें 1 पौंड के बदले 72 रुपये भी देने पड़ सकते हैं। ये दोनों देश आपस में सहमति से ऐसा कर सकते हैं अपने भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए। तो ये हुआ बच्चों विस्तृत सीमा पट्टी। अब चलिए क्रॉलिंग पैग को समझते हैं, चलित सीमा बंद। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक देश अपनी विदेशी विनिमय की जो क्षमता दर होती है वो उसमें एक लघु सीमा तक परिवर्तन कर सकता है। मतलब अगर हमारा व्यापार अमेरिका के साथ हो रहा है तो हम एक सीमा तक उसमें परिवर्तन कर सकते हैं जो विनिमय दर चल रही है उसमें। जैसे यहाँ पर 1% है कि अपनी क्षमता दर में 1% की कमी ला सकते हैं या 1% बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ के लोगों ने अमेरिका का बहुत सामान खरीद लिया, हम नहीं देना चाहते उतना पैसा, हमने उस विनिमय दर में 1% जो है वो जोड़ दिया, तो कुछ तो बचेगा, कुछ तो कम देना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं बच्चों चलित सीमा बंद, कि मतलब आप एक चीज में बंधे भी हुए हैं लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन की भी गुंजाइश है। और ये ऐसा तब करते हैं लोग, या तब ऐसा कोई देश ऐसा करता है जब उसके पास विदेशी मुद्रा के भंडार में या तो वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए। तो याद रखिएगा चलित सीमा बंद के लिए दूसरा सामने वाला देश आपके साथ वैसा करने को तभी तैयार होता है जब उसको भी पता हो कि आपके यहाँ उसकी मुद्रा का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। तो ये आपसी सहयोग और सामंजस्य की बात है, इसमें थोड़ा सा संशोधन हो जाता है। अब बात कर लेती हूँ प्रबंधित तरणशीलता की। अब प्रबंधित जो तरणशीलता है बच्चों, ये बिल्कुल फ्री छोड़ी हुई विनिमय दर है, ऐसा समझिए। जब कोई भी देश का मौद्रिक अधिकारी, जी हाँ, जब आप पूछेंगे मुझसे मैडम मौद्रिक अधिकारी कौन है हमारे देश का, अरे भाई हमारे RBI के गवर्नर हैं भाई। तो जब किसी भी देश के मौद्रिक अधिकारी अपने देश की हित के लिए कभी कभी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करते हैं, विनिमय दरों में हस्तक्षेप करते हैं, उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, उसकी आधिकारिक घोषणा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में, तो जी हाँ हम उसे ही कहते हैं बच्चों प्रबंधित तरणशीलता।
कि अब वो देश अपने लिए खड़ा है। और याद रखिए, हमारे यहाँ के अब तक के जितने भी आरबीआई गवर्नर हुए हैं, उन्होंने समय समय पर आवाज उठाई है और पुरजोर आवाज उठाई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में, और कई बार हमारे देश की मुद्रा को अवमूल्यन होने से बचाया भी है। अब बात कर लेते हैं प्रबंधित तैरती हुई विनिमय दर प्रणाली का। जी हाँ, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी निवेशकों का जो प्रवाह होता है, विदेशी निवेशक जो पैसा लगाते हैं, उससे बार बार जो है वो विनिमय दर बच्चों परिवर्तित होती रहती है, कभी प्रतिकूल कभी अनुकूल होती रहती है। तो ये इस सिस्टम को ही हम प्रबंधित तैरती विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन, आपके हर कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन, स्मिथसोनियन समझौते की। ये जो स्मिथसोनियन समझौता था वो 18 दिसंबर 1971 को G10 के देशों के द्वारा किया गया था। जी हाँ, नाम अच्छी तरह देख लीजिएगा। बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल थे। और इस समझौते के तहत उन्होंने ये निर्णय लिया था कि विनिमय में जो समता है वो लाने के लिए 1% से 2.25% तक इसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब 1% ही नहीं, विनिमय दर में 2.25% तक बढ़ोतरी की जा सकती है। बच्चों, ये जरा आप सोचिए कि किसी विकसित देश की अगर विकासशील देश के साथ व्यापार हो रहा है और अचानक से विकसित देश ने अपनी विनिमय दर 2.25% तक बढ़ा दी, तो बेचारे विकासशील देश का क्या होगा। तो बस यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से यह समझौता टूटा। और इस समझौते के बाद जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो जापान को हुआ था बच्चों। $1 308 एन के बराबर पहुंच गया था। सोने की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी और इस वजह से डॉलर का अवमूल्यन भी हो गया था। और ये सब स्थिति को देखते हुए सबसे पहले जापान ने इसे तोड़ा, फिर कनाडा ने, फिर फ्रांस ने, फिर जर्मनी और फिर इटली ने एक एक करके तैरती हुई विनिमय दर प्रणाली को अपना लिया और ये समझौता पूरी तरह से टूट गया। तो आपको ये बात जो है ये याद रखने की जरूरत है। तो मैंने कुछ कंपटीशन एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपके बोर्ड एग्जाम में विनिमय दर के निर्धारण को यहाँ पे क्लियर कर दिया है। स्मिथसोनियन समझौते के बारे में बहुत ही कम जगह लिखा हुआ मिलता है बच्चों, इसलिए इस पर आप बहुत ही ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पिछले वीडियो की तरह जरूर ही पसंद आएगा और ज्ञानवर्धक लगेगा।